स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, इंडिया जिसको पूरा वर्ल्ड एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के फॉर्म में देखता है, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रबल दावेदार डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होती हुई। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो Q2 की जीडीपी ग्रोथ रेट्स आई हैं, उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल हमारे ऊपर खड़ा करा है, हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या वास्तविकता में हम 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएंगे, या जो अभी लगातार एक स्लोडाउन शुरू हुआ है, यह स्लोडाउन हमारे टारगेट से बहुत ज्यादा हमें दूर ले जाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सेकेंड क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ है वो पिछले 7 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट लेवल पर है, या हम ये कहें कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2 सालों में, पिछले 2 सालों में बहुत कम है, 5.4% पे। और कहीं ना कहीं यहां पर आरबीआई के ऊपर भी अब प्रेशर आने लग गया है। तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर बात करें ओवरऑल, तो इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो लास्ट फ्यू इयर्स का हमने एक ट्रेंड यहां पर बनाया है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रियल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बनाई जाती है, मतलब एक ऐसी जीडीपी जो कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को एड्रेस करते हुए नापी जाती है। मतलब किसी देश की अगर हमें सच में हेल्थ जाननी हो, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जाननी हो, तो उसकी रियल जीडीपी एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 के फर्स्ट क्वार्टर से लेके और 2024 के फोर्थ का सेकेंड क्वार्टर तक अगर हम बात करें, तो ओवरऑल देखिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह के जिगजैग फॉर्म में चली। कोविड के समय पर ये काफी ज्यादा नीचे गिर गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा पुश इंडिया ने मारा, जिसको हम पेंट अप डिमांड कहते हैं। ये ग्रोथ हमारी बहुत अच्छे से मेट आउट हो रही थी, और लास्ट ईयर भी इसी समय Q2 जो 2023 का था, इसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो Q2 की जो ग्रोथ रेट है ये 5.4% पे आ गई? तो जानते हैं कि क्या क्या वो कारण है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो डाउन है, 5.4% पर आ गई है, लोएस्ट इन 7 क्वार्टर्स कंपेयर टू, अब आप देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, कंपेयर टू Q1 इट इज 6.7%। और लास्ट ईयर 2023 जो हमारा 23-24 वाला क्वार्टर था, उसमें अगर हम बात करें तो ये इट इज 8.1, मतलब लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो Q2 की ग्रोथ थी वो 8.1 थी, और इस समय हम 5.4% पर हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसका एक वीकर परफॉर्मेंस इसके पीछे की बहुत बड़ी रीजन है। और ग्रोथ रेट जो है, जो पूरी एक एक्सपेक्टेशन थी, आपको पता है ये भारत से एक्सपेक्टेशन इसलिए भी ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया कि अगली सुपर पावर जो भारत को देखा जाता है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो अगर हम सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये मैंने एक पूरा एक कंपैरिजन किया है। यहां पर मैंने सेक्टर्स लिए आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और यहां पर सब सेक्टर्स हैं। फिर ग्रोथ रेट हम देखेंगे कि कितना ग्रोथ रेट उनमें हुआ है। देन वी कंपेयर देम विद प्रीवियस ईयर पीरियड्स एंड व्हाट आर द की फैक्टर्स बिहाइंड दैट। इन पर हम पूरी बात करेंगे, और यही हमारे टॉपिक का कोर भी है। तो आपको पता है इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं, और तीसरा टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगर हम बात करें, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर जनरेट करता है, और अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सर्विस सेक्टर जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सर्विस सेक्टर में आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ एंड ऑल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर हम ओवरऑल देखें प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में बात करें, तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट है 3% की, जो कि लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उससे कंपैरेटिवली बेटर है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस साल मॉनसून बहुत बेहतर रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। और यही कारण है कि जो रूरल कंजम्पशन है, जो गांव के लोगों का कंजम्पशन है, वो शहरी कंजम्पशन से बेहतर है। दूसरा, अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं, तो जो सबसे बड़ा डिप आया है वो आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो आप ये देखिए कि 2.2% की ग्रोथ रेट से हम बढ़े हैं। लास्ट ईयर अगर हम बात करें Q2, तो ये 14.3% पे था।
मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है, आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। द फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल मई जून, सेकेंड क्वार्टर इज जुलाई अगस्त सितंबर। तो जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें लास्ट ईयर ये जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी इट इज 14.3, और इवन इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7% के आसपास थी। तो अगर हम देखें तो इस बार इतना बड़ा जो डिप आया है उसका मेजर रीजन क्या है? उसका मेजर रीजन ये है कि जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, एक तो वो बहुत ज्यादा बड़ी है, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड्स बहुत कम हुई है। उसका रीजन डोमेस्टिक डिमांड कम होने का ये है कि पीपल डजंट हैव दैट मच ऑफ मनी विद देम, और एक तरह से जो रेपो रेट में बदलाव नहीं किया जा रहा उस वजह से कंपनीज एक्सपेंशन नहीं कर रही है, कंपनीज अपने नए बिजनेस यूनिट्स स्टैब्लिश नहीं कर रही है, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी प्रभावित हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो रहा है, उससे ओवरऑल इनकम कम हो रही है, सेविंग कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, और इकोनॉमी एक विशियस साइकिल में फॉल कर रही है। तो राइजिंग इनपुट कॉस्ट, वीक डोमेस्टिक डिमांड और इंपोर्ट डंपिंग, जो चाइना अपने सस्ते माल भारत में डंप कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और एक पूरे विश्व में अगर आप देखें तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक स्लो डाउन है पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है इस समय कंफ्यूजन स्टेट में है कि करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन चल रहा है, एक तरफ यहां इजराइल ईरान इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ट्रंप के चुनाव के जीतने के बाद में एक अलग ही लेवल का की इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो दिस इज अगेन क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ थिंग्स। फिर अगर हम बात करें माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो माइनिंग एंड क्वेरिंग में भी कॉन्ट्रैक्शन आया है, और वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वीकर परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप देखें कि मॉनसून बहुत ज्यादा हुआ जिसके वजह से कई जगहों पर पानी बहुत ज्यादा भर गया, उसके कारण माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर में भी एक डिप है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर डिप बहुत बड़ा महसूस हुआ है। क्वार्टर वन में ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर 10.5% की ग्रोथ पे था, और इस समय ये 7.7% की ग्रोथ पे है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। उसका रीजन भी ये था कि ये इलेक्शन ईयर था हमारा, तो इलेक्शन ईयर में सरकार ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थोड़े से होल्ड कर रखे थे, जिसकी वजह से ये एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी बोला है कि हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, ताकि कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में अपना ओवरऑल डेफिसिट जो है उसको भी थोड़ा देखें और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़े। अब अगर मैं टर्शरी सेक्टर की बात करूं तो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में ग्रोथ ठीक है, लेकिन अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं ग्रोथ के साथ साथ रिकवरी अभी जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद में यहां पर जो एक बहुत बड़ा फॉल आया था उसकी रिकवरी में अभी तक लगातार रिक्रिएशन सेंटर या जो हमारी रिक्रिएशन सेक्टर है इसके लिए हम लगातार तत्पर हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो अर्बन कंजम्पशन डिमांड कंपैरेटिवली कम हुई है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट में 6.7% की ग्रोथ है, कहीं ना कहीं इंप्रूव ग्रोथ है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने यहां पर थोड़ा सा लोन भी प्रोवाइड करा है रियल एस्टेट एक्टिविटीज के लिए, और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर ने परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक दी है। देन पबैड और अदर सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अदर सर्विसेज है या डिफेंस की बात करें तो यहां पर ग्रोथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, 9.2% की ग्रोथ है, क्योंकि सरकार ने यहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, सर्विसेज पे और डिफेंस पे अच्छा खासा एक्सपेंडिचर किया है, जिसकी वजह से इस सेक्टर ने ग्रोथ फील करी है। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द क्वार्टर्स। अब अगर हम बात करें ओवरऑल, सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ में जो हम बात करते हैं जीडीपी की, उसमें कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंजम्पशन मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट बनेगा कैसे। तो वर्चुअस साइकिल जो इकोनॉमी की होती है उसमें डिमांड क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक तरह का बहुत स्लो डाउन आया है। क्वार्टर वन में ये 7.4% के आसपास था, जो कि 6% पे है, और उसका रीजन है बोरोइंग कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है, उस वजह से कमर्शियल बैंक्स ने भी कोई चेंज नहीं करा, जिसके कारण बोरोइंग्स कम हुई हैं, कॉस्टली हुई हैं। इन्फ्लेशन, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन जो है वो रियल वेजेस को इरोड कर रहा है, डिस्पोजेबल इनकम को भी इरोड कर रहा है, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी गुड्स की डिमांड भी कम हुई है। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो 2.8% से ग्रो हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा स्लो डाउन यहां पर भी है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज में भी डिमांड इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हो रही है।
वही अगर हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो है उसकी अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स में भी स्लो डाउन हुआ है लगभग 5.4% का, जो कि कहीं ना कहीं हमें यह बता रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक कम हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन और बोरोइंग कॉस्ट की, तो आपको पता है इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैनेज करना। अब टारगेटेड रेंज ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो है हमारे यहाँ 4% ±2%, यानी कि इन्फ्लेशन अगर हमारी इकोनॉमी में 2 से 6% रहता है तो ये इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है उसने भी अपर लिमिट क्रॉस कर दी है, मतलब 6% के ऊपर वो चला गया है। और यहां पर आरबीआई का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि हमें रेपो रेट में बदलाव नहीं करना, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जा चुका है। अब अगर यहां पर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन शायद और ज्यादा बढ़ जाए और फिर उससे सेविंग्स इरोड होंगी, उससे कहीं ना कहीं लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसकी वैल्यू कम जनरेट होगी और इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, सबसे बड़ा जो इशू क्रिएट हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ। उसका रीजन था एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाना, केमिकल्स, कॉटन, अदर कमोडिटीज की, पूरे वर्ल्ड में एक स्लो डाउन, एक्सपोर्ट्स लगातार कम होने, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी होना, और इंपोर्ट जो डंप हुए हैं, जो पर्टिकुलरली डंप करे गए हैं चाइना के द्वारा, उसने कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड को शिफ्ट करा है उस तरफ। फिर अगर हम पॉलिसी और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस देखें, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी डिसहार्टनिंग थिंग फॉर इंडिया। निर्मला सीतारमन एंड पीयूष गोयल का यह कहना है कि आरबीआई को रेपो रेट को कट करना चाहिए, अदरवाइज इकोनॉमी का में जो ये स्लो डाउन आया है ये बढ़ता जाएगा और इससे देश में जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। उनका यह कहना है इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे इकोनॉमी में एक बड़ा स्लो डाउन आएगा। और पीयूष गोयल जी का यह भी कहना था कि फूड प्राइसेस जो है ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता इन्फ्लेशन के लिए। लेकिन आरबीआई का ऐसा कहना था, क्योंकि आरबीआई ने जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें आरबीआई ने कहा था कि आने वाले समय में दिवाली है, आने वाले समय में फेस्टिव सीजन है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपने देखा इन्फ्लेशन 6% के टारगेट को ब्रीच कर गया। इसीलिए अब जब अभी हाल फिलहाल में जब नेक्स्ट 6 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, उसमें अब यह माना जा रहा है कि आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर है कि रेपो रेट को कट वो करें। लेकिन अब देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई का स्टांस यही लग रहा है अभी तक तो कि दे विल नॉट मेक द रेट कट इन अपकमिंग नेक्स्ट फ्यूचर। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो देखिए यहां भी बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 7 से 8% तक गिरे हैं और ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि लोगों ने एफआईज ने अपना पैसा विड्रॉ किया। उसका रीजन था कि कहीं ना कहीं यूएस में उन्होंने पैसा पुट इन किया, चाइना में पैसा पुट इन किया। कारण ये कि चाइना की इकोनॉमी में फिस्कल स्टिमुलस हुआ है, जापान में उन्होंने पैसा पुट इन किया। रीजन इज कि जापान में इंटरेस्ट उनको अच्छा मिल रहा है, तो यहां पे कॉर्पोरेट अर्निंग भी वीक हुई है, एफआईज ने पैसा भी विड्रॉ किया है, क्योंकि इंडिया दे विल कंसिडर राइट नाउ एज एन अनस्टेबल मार्केट। और पूरी इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक अनस्टेबिलिटी है, तो दे वांट टू इन्वेस्ट इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। आपको पता होगा यूएस फेड ने भी इंटरेस्ट रेट्स जो कट किए हैं उससे कहीं ना कहीं ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वहां पे एक स्टेबल और सेफ रिटर्न उनको मिलता है। सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टेबल ग्रोथ दिखाई है। फार्मा और डिजिटल कंपनीज ने भी ठीक करा है, लेकिन एक स्लो डाउन यहां पर भी है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल रिस्क जो है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चाहे यूएस चाइना से हो, रशिया यूक्रेन हो, या पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज में जो एक तरह का स्लो डाउन आया है और जो बढ़ती हुई क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट बिल को भी बढ़ाती है और हमारे फिस्कल डेफिसिट्स को भी इंक्रीज करती है। सो दिस इज अबाउट द मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स। अब अगर हम बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो देखिए फ्यूचर आउटलुक यहां पर थोड़ा सा क्लियर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का भी यह मानना है कि सेकेंड हाफ का मतलब है यहां पे नवंबर से लेकर जो मार्च तक का जो हाफ होगा वहां चीजें बेहतर हो जाएंगी। कारण यह है कि अच्छा मॉनसून की वजह से राबी क्रॉप जो है वो बेहतर हुई हैं। सरकार का यह भी मानना है कि फेस्टिव सीजन और जो आने वाला समय जो क्रिसमस का, न्यू ईयर का है, वहां टूरिज्म सेक्टर हमारा बूम करेगा। साथ साथ में सरकार ने जो केंद्र और राज्यों ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात करी है, यह भी आने वाले टाइम में ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा
जो एजेंसीज लाइक गोल्डमैन सैक्स और नोमुरा, उन्होंने बताया कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है 6% के आसपास रहेगा, लेकिन सरकार को ये ऑप्टिमिज्म है और सरकार ऑप्टिमिस्टिक है कि 6.5% के आसपास हम टारगेट अचीव कर लेंगे। वहीं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि ये डिसअपॉइंटिंग तो है कि इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आया है, लेकिन स्टिल ही इज प्रेटी श्योर कि इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5 से 7% तक रह सकती है 2025 के लिए। एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट यहां पे करना चाहिए और मुझे कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर जुलाई टू सितंबर वाज द हाईएस्ट इन लास्ट 7 क्वार्टर्स। हाई इन्फ्लेशन एंड बोरोइंग कॉस्ट फॉर द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्लो डाउन। मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग सेक्टर शो रोबस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आप मुझे मैसेज कॉमेंट में जरूर बताएं। और इसके साथ साथ में आप P2I फाउंडेशन, हमारा जो नया बैच आ रहा है 2026 के लिए, दिसंबर बैच है हमारा, ये बैच हमारा 7 दिसंबर 7th ऑफ दिसंबर शाम को 6 बजे से चालू हो रहा है। 7 दिसंबर 6 PM से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और मिक्स इंग्लिश वाले बच्चे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है उनके लिए है। और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम्स को सक्सेसफुल बनाना आपका। जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी और MRP प्रोग्राम के तहत, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको स्टडी IQ दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बियर करेगा। साथ साथ में आपकी फीस भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। यहां पर इंटरव्यू की भी प्रॉपर गाइडेंस होगी, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और 1-to-1 मेंटोरशिप इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर है, जिसमें आपका टाइम टेबल प्लान करना, आपके डाउट सॉल्व करना, आपकी जो एंजाइटी और स्ट्रेस है उनको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे बनाया है। 2026 के लिए इस बैच की फीस है 29,999 और 2027 के लिए इसकी फीस है 34,999। अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं बाय यूजिंग SBS लाइव। सो दैट गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप मेरे कूपन कोड को स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।